हेलो बच्चा पार्टी। हमारे स्टूडेंट पोल की अगर बात करें तो कौन है ये नालायक जो खबर फैला रहे हैं कि पेपर जो है वो मुश्किल आया था या एवरेज भी आया था। 525 में से पहले 100 बच्चों का अगर मैं रिव्यू आपको दिखाऊं तो देखिए, इजी कह रहे हैं केवल 5 बच्चे, एवरेज कह रहे हैं 65 और कुछ को तो ये हार्ड और अनएक्सपेक्टेड भी लगा। हद हो गई। ये ज़रूर वही बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत ही कम करी है, क्योंकि पेपर निहायत ही आसान है। अगर आप मई 24 की बात करोगे तो पेपर एटलीस्ट 100% आसान है। अगर वो 200% था, ये 100 है, वो 100 था, ये 50 है। पेपर आसान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं MCQs का डिस्कशन एक बार करा देता हूँ, क्योंकि पूरा तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराना मुश्किल हो जाता है। MCQ 30 मार्क्स के आप ज़रा मिलान कर लीजिएगा एक बार और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और मेरा मानना ये है कि स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, जल्दी जल्दी आंसर मैच कर लीजिएगा। और अगर पहले लॉ की तैयारी कर लोगे अगले पेपर की, उसके बाद वीडियो देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारा फ़र्ज़ है बनाने का, बच्चों की जो क्वेरी आ रही है उनको समझाने का। और अगले अटैम्प्ट के जो बच्चे हैं वो तो देख ही सकते हैं, जिन्होंने अभी सितंबर 24 में एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए तो ये 100% रेलिवेंट है। उन्हें आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के MCQs आते हैं, तो वो तो अभी देख सकते हैं पूरे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो जरा मैं एक बार MCQ फ्लैश करता हूँ आप लोगों के सामने फटाफट से, बिना किसी देरी के। MCQ डिस्कस करना शुरू करते हैं। हो सकता है मैं कोई क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूँ, आपके सेट में आगे पीछे हो, बाकी सब मिल जाएंगे। अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 बदलाव रहे। एक तो ये कि बुकलेट आपको घर के लिए मिल गई, जो कि अच्छी बात है। और दूसरा ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिक्सअप करके ज़बरदस्ती के केस सिनेरियो स्टडीज़ बनाए हुए थे, अच्छे क्वेश्चन नहीं थे। इसीलिए शायद मैं मानता हूँ बच्चे कह रहे थे कि जो MCQs है वो थोड़े कन्फ्यूजिंग थे, उनको इसी वजह से वो कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि अच्छे से मिक्सअप नहीं किया गया। करना चाहिए था 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिक्स करके, चलो आप केस स्टडी बना दो, पर ढंग से तो करो। कहीं से कुछ भी थोड़ा सा डाटा उठा दिया, उसको फिर पूरे तरीके से खत्म करके अगले ईयर का थोड़ा सा डाटा परोस दिया, लिंकिंग थी नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम फटाफट से आंसर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, ये जो हमारा रॉ मटेरियल वाला है, इसका आंसर डी होगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट एज पर AS 10, ये हमारे बच्चे का गलत हो गया है। इसका आंसर होगा 3,05,000, क्योंकि वो इसमें 12,500 जोड़ना भूल गए, जो नीचे से कैपिटलाइज होके आएगा थर्ड क्वेश्चन से। तो सेकंड का आंसर होगा 3,05,000। थर्ड वाले का आंसर रहेगा बी, 12,500 और 20,833। मेरा मानना है इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये लो, मैं समझा देता हूँ कैसे इसका आंसर बी आएगा। भाई आपने 6 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें 1 लाख रुपए तो आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ किया, तो बचा कितना? 5 लाख। 5 लाख को आप मल्टीप्लाई कीजिए 10% के रेट से, उसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए 8/12 से, क्योंकि 1 अगस्त को आपने लोन लिया था, तो अगस्त से मार्च तक 8 महीने होते हैं। फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1500 और डिवाइड कीजिए 4000 से, क्योंकि 1500 यूनिट्स जो रॉ मटेरियल की आपने खरीदी थी लोन लेके, 4000 यूनिट्स जो आपने खरीदी थी रॉ मटेरियल की लोन लेके, उसमें से 1500 यूनिट्स आपने यूज करी है एसेट बनाने के लिए। तो इंटू 1500/4000 हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन का अमाउंट आएगा 12,500। इसी तरीके से आप जब करोगे 5 लाख इंटू 10% इंटू 8/12 इंटू बची हुई 2500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 4000, तो 20,833 आ जाएगा, जो कि P&L में जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, आपके सामने पेशे खिदमत है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे का। उसके बाद ये लीजिए, AS 9 का पूछा था आपसे, 23,50,000 आ जाएगा। भाई क्यों आ जाएगा? 22 लाख की तो नॉर्मल सेल थी, यस सर। और उसके बाद 25% का डिसअप्रूवल आया है, बस 2 लाख की अप्रूवल बेस्ड वाली जो सेल थी उसमें से, राइट। 50% का अप्रूवल आ गया, बाकी 25% की कोई खबर ही नहीं है। तो जिसकी कोई खबर नहीं है ना, उसका टाइम भी एक्सपायर हो चुका है 3 महीने का, तो वो भी सेल ही मान ली जाएगी। तो केवल 2 लाख में से 25% जो डिसअप्रूव्ड हुआ, यानी कि 50,000, वो सेल नहीं बनेगा, वो हट जाएगा। 1.5 लाख को सेल बनाएंगे, तो 22 और 1.5 लाख 23,50,000 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया सर। 6th बहुत ही सिंपल था भाई, 45,000 रुपए का तो प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? वो तो खर्चा होएगा ही होगा, केस डल गया, अब तो लॉयर को फीस देनी पड़ेगी। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 5 लाख की बनेगी कि अगर केस हार गए तो देने पड़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा था नॉट रिमोट, ये वर्ड्स देखिए, नॉट रिमोट, हैव एडवाइज दैट इट इज नॉट रिमोट। अगर रिमोट चांसेस होते तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 29 ये कहता है, पर अगर चांसेस रिमोट नहीं है, थोड़े ज्यादा हैं, तो आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 7th का ए हो जाएगा कि भाई 31 मार्च से पहले ही उसके यहाँ अर्थक्वेक आ गया था, हालात पैदा हो गए थे, एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा AS 4 के हिसाब से, और अंत में वो अप्रैल में बैंकरप्ट हो ही गया। और आपकी बैलेंस शीट अभी तक साइन हुई नहीं है, तो AS 4 लग गया बैलेंस शीट डेट और साइनिंग डेट के बीच में।
अब पूरे का प्रोविजन बना दो क्योंकि वो दिवालिया हो चुका है। क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए आपको 5% का रेट दिया था वहां पे प्रोविजन बनाने के लिए 75,000 इंटू 5%, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा, पूरा 75,000 का प्रोविजन बनाओगे बच्चा पार्टी। यस सर जी। 8th का आंसर बनेगा सी, क्यू एंड आर लिमिटेड, क्योंकि पी लिमिटेड के पास 60% शेयर है क्यू लिमिटेड के, तो इसका रिलेशन तो बन ही गया डायरेक्ट, ठीक है, 50 से ऊपर हो गया, होल्डिंग सब्सिडरी आ गया यहाँ पे तो। और क्यू के पास आर के 20% है, तो पी के पास आर के कितने हो गए 60 इंटू 20%, 12% तो इनडायरेक्ट, और आगे लिखा हुआ है पी के पास आर के डायरेक्ट भी 14% है, तो 12 और 14 26% हो गए, तो एसोसिएट रिलेशन आ गया, क्यू और आर दोनों आएगा यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद 9th क्वेश्चन ये 19 से बहुत ही सिंपल, कह रहे हैं 3 लाख रुपए एक मशीनरी की कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट कमाना है उस पर आपको, तो कितना हो गया 3,60,000, ठीक है, 5 साल लाइफ है, आप 3 साल के लिए उसको लीज पे दे रहे हो, तो एनुअल लीज कितना होगा अगर वो मशीन इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगी, कुछ नहीं करना आपको, 3 लाख की कॉस्ट पे आपको 20% प्रॉफिट कमाना, यानी आपके हाथ में 3 साल में आना चाहिए 3,60,000, आप ये मान करके चल रहे हो, ठीक है जी। 3,60,000 को फिर मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, पहले 3 साल की प्रोडक्शन 50 + 60 + 40 यानी 150,000, और डिवाइड करोगे 5 सालों की प्रोडक्शन यानी 3 लाख से, तो आपका आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। और 1,80,000 को फिर आप डिवाइड करोगे 3 साल से, क्योंकि 3 साल के लिए लीज पे है, तो 60,000 आ जाएगा आपका। हाँ, वो 3,60 5 साल में कमाना है, 3 में नहीं 5 में, ठीक है, तो 60,000 आ जाएगा। यस सर जी। भाई 10th क्वेश्चन तो निहायत ही आसान है। 1,50,000 शेयर्स 1 अप्रैल से थे, वो पूरे 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहेंगे, 150 इंटू 12/12, प्लस 50,000 शेयर 1 नवंबर को इशू किए, तो वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग, तो 50,000 इंटू 5/12 करके प्लस कर दो। फिर बायबैक हो रहा है 1 फरवरी को, तो माइनस करो 32,000 इंटू फरवरी और मार्च 2 महीने बटे 12, 32,000 इंटू 2/12 ये माइनस हो जाएगा, और आप पहुंच जाओगे 1,65,500 पे। तो मेरे स्टूडेंट हैं जसमीत जी, उनकी आंसर शीट है, लगभग सभी आंसर जो है वो एकदम करेक्ट आ रहे हैं, कोई इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो जाएगा। इसका देख लेते हैं कैश फ्लो वाली जो केस स्टडी थी। भैया सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बच्चे का ये थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा क्या पूरा ही गलत हो गया, क्योंकि इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना था, शायद कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट मेथड लगा गई, उस टाइप का डाटा नहीं था क्वेश्चन में। देखो मैं बता देता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आएगा। 3,000 का तो ये इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों, जो सप्लायर से आया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा, ये सप्लायर से इंटरेस्ट आ रहा है, ऑपरेटिंग में आएगा, ठीक है सर। प्लस 16,000 रुपये डेटर से मिले, 40,000 इंटू 40%, और माइनस 14,000 का आपने टैक्स पे कर दिया, ये सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। 3 + 16 - 14 ये हो गया 5,000, और डिविडेंड और ये सेल पर, ये सब तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, पॉइंट नंबर डी और ई, इसलिए ABC वाला ही डिस्कशन यहाँ पे रहेगा, तो ये 5,000 आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद 12th का आंसर इन्वेस्टिंग में कितना जाएगा 22,000, बता देता हूँ कैसे। डिविडेंड मिला है 1 रुपया पर इक्विटी शेयर इन्वेस्टेड, हर एक इक्विटी शेयर पे 1 रुपये का डिविडेंड, और ऊपर क्वेश्चन में आप देखोगे ये रहे 10,000 इक्विटी शेयर थे, तो 10,000 रुपये का तो डिविडेंड हो गया, बिल्कुल ठीक सर। प्लस ई पॉइंट पढ़िए, प्लांट मशीनरी आपने बेच दी 3,000 के घाटे पे, जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी, तो 15,000 की चीज को 3,000 के घाटे पे बेचोगे तो कितना मिलेगा 12,000, तो 10 और 12 कितना हो गया 22,000, 22,000, ये आ गया यहाँ पे 22। उसके बाद क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आएगा भाई, क्वेश्चन का ओपनिंग बैलेंस उठा लो, जो क्वेश्चन ने दे रखा था कैश एंड बैंक बैलेंस का, ये रहा 65,500, इसमें प्लस करो 3,000 जो इंटरेस्ट के आए, प्लस करो 1 लाख के जो शेयर्स इशू कर दिए जो यहाँ लिखे हुए थे ऊपर डी पॉइंट में, उसके बाद प्लस करो 16,000 रुपए जो डेटर से मिले, प्लस करो 10,000 का जो डिविडेंड मिला, माइनस करो 14,000 का जो टैक्स पे किया, और प्लस करो 12,000 का जो एसेट बेच करके पैसा आया, आप पहुंच जाओगे 192,500 पे, ठीक है सर। 14th बच्चे का थोड़ा सा गलत है, इसमें क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद, भाई 5 लाख तो पहले से ही थी, प्लस 1.5 लाख रुपए की आपने और इशू कर दी इक्विटी शेयर्स, ये देखो पहले ए पॉइंट में लिखा है 15,000 इक्विटी शेयर 10 ईच वाले इशू कर दिए, कितनी हो गई 6.5 लाख, प्लस डी पॉइंट में फिर से लिखा है 1 लाख के इक्विटी शेयर और इशू हुए, तो कितने हो गए 7.5 लाख, और माइनस कितना हो जाएगा इसमें से 2 लाख, तो आप पहुंच जाओगे 5.5 लाख पे। सर 2 लाख कौन सा माइनस होगा, 2 लाख ये वाला माइनस होगा जो बी पॉइंट में लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपनी 40% कैपिटल डिबेंचर में कन्वर्ट करा लेंगे, तो 5 लाख के इक्विटी शेयर्स पे 40%, 2 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर तुम खुद बताइएगा क्या है क्या नहीं है।
फिक्स्ड एसेट, हेल्ड फॉर सेल, करंट एसेट। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ऐसी ही वीडियोस के लिए। और मेरे से पर्सनल कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मुझे डीएम भी आप कर सकते हैं नंबर पर, ऊपर फ्लैश हो रहा है। कोई भी डाउट हो एडवांस अकाउंट से रिलेटेड और आगे आने वाले पेपर के लिए भी सभी बच्चों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। किसी का खराब भी हुआ है तो बच्चों जोश बनाए रखो, हिम्मत मत हारना, क्या पता अगले 3 पेपर इतने सुपर हिट जाएं कि एडवांस अकाउंट्स आपका कहीं नजर भी ना आए। धन्यवाद।